जगह राजस्थान प्रदेश, तारीख 31 जुलाई 2017 की सुबह के 5 बजे के आसपास राजस्थान के एक हाईवे पर सुबह सुबह जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तभी एक व्यक्ति की नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक महिला पर पड़ता है, जो महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। जब वो व्यक्ति महिला के नज़दीक पहुंचता है, उसे जांचने परखने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि दरअसल उस महिला की मौत हो चुकी है। उस महिला के सर पे काफ़ी गंभीर चोटें लगी हुई थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि कोई गाड़ी इस महिला की जोरदार टक्कर मार करके यहाँ से चली गई है। देखते ही देखते काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत ही इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और घटनास्थल की काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी को देखती है, देखते ही पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल इस महिला की एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि हत्या की गई है। इस महिला की हत्या कहीं और की गई है और इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे ठिकाने लगाया गया है, क्योंकि उस महिला के शरीर के कपड़ों पे काफ़ी सारे धूल मिट्टी लगे हुए थे। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति सामने निकलता है, जिसका नाम है राजेश कुमार, जो पेशे से एक पत्रकार है। उस महिला की शिनाख्त कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल इस महिला का नाम समेस्ता है, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। इसके पति का नाम श्रवण कुमार है, जो कुछ महीने पहले मेरे ही मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस तुरंत ही उस महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन राजेश कुमार जब श्रवण कुमार के घर पे पहुंचता है, तो देखता है कि श्रवण कुमार अपने 3 साल बेटे को गोद में लेकर के अपने दरवाजे पे बैठा था। राजेश कुमार श्रवण कुमार से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी समेस्ता कहाँ है। इस पर श्रवण कुमार कहता है कि दरअसल वो मंदिर गई है, बहुत जल्द ही आ जाएगी। इस पर राजेश कुमार कहता है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। पुलिस भी तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले चुकी है। जैसे ही राजेश कुमार इस तरह की बातें श्रवण कुमार से कहता है, श्रवण कुमार भी अपने बच्चे को गोद में लेता है, रोते बिलखते थाने पहुंचता है, अपनी पत्नी को देख करके शिनाख्त करता है। पुलिस जब श्रवण कुमार से पूछताछ करती है, तो श्रवण कुमार कहता है कि साहब, मेरी पत्नी हर रोज़ सुबह 5 बजे हाईवे के उस पार मंदिर में जाती थी। आज सुबह भी मंदिर के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में शायद उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि हत्या की गई है। पुलिस श्रवण कुमार के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, और इसी हनुमानगढ़ का एक थाना पड़ता है रावतसर, और इसी रावतसर का एक गांव पड़ता है मसीतावाली। बात कर रहा हूं मैं 31 जुलाई 2017 के सुबह के आसपास। पुलिस तुरंत ही हाईवे के घटनास्थल पर पहुंचती है और इस केस की छानबीन करने के लिए हाईवे के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। घटनास्थल के दिन का जब पुलिस सीसीटीवीज निकालती है, उस सीसीटीवीज में कहीं भी समेस्ता दिखाई नहीं देती है। पुलिस भी जिद पे अड़ जाती है इस केस का खुलासा करने के लिए। पुलिस घटनास्थल से 2 दिन पिछले का सीसीटीवीज का डिटेल्स निकालती है। जब 2 दिन पीछे का डिटेल्स निकालती है, उसमें समेस्ता दिखाई देती है। लेकिन पुलिस जब समेस्ता को देखती है सीसीटीवीज में, तो इसे साफ पता चल जाता है कि दरअसल समेस्ता की एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समेस्ता हाईवे को पार करने के लिए काफ़ी बारीकी तरीके से दोनों तरफ में मुआयना करती है और तब जा कर के रोड पार करती है। जब इस तरह से सीसीटीवीज में समेस्ता दिखाई देती है, तो पुलिस वालों को इस केस में और गहरा शक हो जाता है कि समेस्ता का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए घटनास्थल वाले दिन का सीसीटीवीज का काफ़ी बारीकी तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। जब घटनास्थल वाले दिन का सीसीटीवी लेकर के पुलिस मुआयना करना शुरू करती है, आखिरकार उस सीसीटीवीज में एक पिकअप दिखाई देती है, जो लगभग 10 मिनट के अंदर ही 3 से 4 बार आते जाते दिखाई देती है। प्लस वो पिकअप एक झाड़ी के पास जाकर के रुकती है और उस पिकअप में एक झाड़ी से आदमी निकल करके पिकअप में बैठता है, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर साफ दिखाई दे देता है। पुलिस जब उस गाड़ी के नंबर से उसका डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि दरअसल ये गाड़ी सूरतगढ़ के किसी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस तुरंत ही गाड़ी के मालिक से सूरतगढ़ में जाकर के मुलाकात करती है। जब पुलिस गाड़ी के मालिक से मुलाकात करती है, तो गाड़ी का मालिक कहता है कि दरअसल मेरी गाड़ी यहीं का रहने वाला अमरजीत सिंह पिछले 3 दिनों से किराए पर लेकर के गया है। जब गाड़ी का मालिक इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, तो इसी के तहरीर पर पुलिस तुरंत ही अमरजीत सिंह को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर अमरजीत सिंह से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब अमरजीत सिंह से पूछताछ करना शुरू करती है, अमरजीत सिंह भी बहुत जल्दी तोते की तरह अपनी पूरी कहानी बता देता है। लेकिन अमरजीत सिंह जब अपनी पूरी कहानी बताता है, तो अमरजीत सिंह के तहरीर पर पुलिस तुरंत ही समेस्ता के पति श्रवण कुमार को अपने कस्टडी में लेकर आती है। जब श्रवण कुमार को अपने कस्टडी में लेकर आती है और श्रवण कुमार अपने सामने अमरजीत सिंह को देखता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस अब अमरजीत सिंह और श्रवण कुमार दोनों को सामने बिठा करके
और इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब श्रवण कुमार से पूछताछ करना शुरू करती है, श्रवण कुमार भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। श्रवण कुमार बताता है कि दरअसल समेस्ता मेरी पत्नी नहीं है। समेस्ता जो कि श्रीगंगानगर निवासी पृथ्वीराज की बेटी है। पृथ्वीराज आज से ठीक 6 साल पहले अपनी बच्ची की शादी सीताराम से करता है। सीताराम जो कि रावतसर का रहने वाला पेशे से एक किसान है। सीताराम जब समेस्ता से शादी कर अपने घर लेकर आता है, बड़ी खुशहाल तरीके से अपना ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू करता है। समेस्ता जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत, देखते ही देखते 2 साल का समय गुजर जाता है। इन 2 सालों में सीताराम और समेस्ता के 2 बच्चे भी होते हैं कि 2 साल बाद अचानक एक दिन श्रवण कुमार सीताराम के घर पे पहुंचता है। जब सीताराम के घर पे पहुंचता है, बेल की घंटी बजाता है, अंदर से दरवाज़ा समेस्ता खोलती है। लेकिन जब समेस्ता दरवाज़ा खोलती है और श्रवण कुमार पहली बार जब समेस्ता को देखता है, उसकी खूबसूरती को देख करके उसके तरफ मोहित हो जाता है, उसको देखते ही रह जाता है। इस पर समेस्ता पूछती है कि आप कौन? इस पर श्रवण कुमार कहता है कि दरअसल मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं सरदारपुरा गाँव का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं सीताराम का ममेरा भाई हूँ। जैसे इस तरह के श्रवण कुमार बातें कहता है, समेस्ता भी उसे घर के अंदर बुला लेती है और फिर उसे कहती है कि दरअसल मेरे पति खेतों पे गए हैं काम के लिए, बहुत जल्द ही आ जाएंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। जैसे ही समेस्ता चाय बना कर लेकर आती है, फिर दोनों बैठ करके चाय पीना शुरू करते हैं और श्रवण कुमार समेस्ता को भाभी के रिश्ते से बुलाना शुरू करता है। चूँकि अब भाभी के रिश्ते बन जाता है, इसलिए श्रवण कुमार समेस्ता से काफ़ी हद तक मजाके भी करता है। लेकिन इससे पहले कि सीताराम घर पर आए, श्रवण कुमार वहाँ से निकल जाता है और फिर समेस्ता से उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। दरअसल श्रवण कुमार एक स्टूडेंट है LLB का। जब अपने घर पे आता है, अब उसी मोबाइल के जरिए समेस्ता से बातचीत करना शुरू करता है। जब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, दोनों की बातें एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद आता है। धीरे धीरे इन दोनों की जब बातें शुरू होती है, न जाने दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर समेस्ता के पति सीताराम को नहीं मालूम चलता है। धीरे धीरे बात करते करते दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन जब लव अफेयर शुरू होता है, श्रवण कुमार समेस्ता से मिलने के लिए उतावला हो उठता है। लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलता है कि श्रवण कुमार समेस्ता से मिल सके। इधर समेस्ता भी श्रवण से मिलने के लिए बेचैन होती है और आखिरकार एक दिन मौका मिल ही जाता है। श्रवण कुमार सीताराम के घर पे पहुंचता है और समेस्ता से मुलाकात करता है। जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में संबंध भी बनता है। लेकिन पहली बार जब श्रवण कुमार समेस्ता के साथ में संबंध बनाता है, समेस्ता का दीवाना हो जाता है। उसके बाद जब घर आता है, हर मुमकिन कोशिश कर लेता है समेस्ता से मुलाकात करने के लिए, लेकिन चाह कर भी इन दोनों का मौका नहीं मिल पाता है। जब मौका नहीं मिल पाता है तो श्रवण कुमार समेस्ता को पाने के लिए शादी का प्रपोजल दे देता है। जब श्रवण कुमार शादी का प्रपोजल समेस्ता के सामने रखता है तो समेस्ता भी श्रवण कुमार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल समेस्ता को लगता है कि श्रवण कुमार पढ़ा लिखा है, अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सीताराम को रहते हुए ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए श्रवण कुमार समेस्ता को एक सुझाव देता है कि तुम अपने पति के ऊपर उत्पीड़न का एक केस, दहेज प्रथा का एक केस मुकदमा कर दो और अपने पति से दूर हो जाओ। समेस्ता भी श्रवण कुमार की बातों में आ जाती है। अपने पति के ऊपर दहेज का केस, उत्पीड़न का केस, एक मुकदमा दर्ज करके और अपने मायके चली जाती है। जब अपने मायके चली जाती है, उसके बाद से श्रवण कुमार और समेस्ता का बड़े आराम से एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन जब संबंध बनता है तो श्रवण कुमार को लगता है कि मुझे समेस्ता के साथ में दिन रात रहना चाहिए। जब अपने घर आता है तो दिन रात समेस्ता के बारे में ही श्रवण कुमार सोचता है। आखिरकार एक दिन समेस्ता और श्रवण कुमार दोनों राय करके और अपने अपने घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं और लगभग 10 दिनों तक दोनों एक साथ अपना समय गुजारते। लेकिन जैसे ही श्रवण कुमार के पास पैसे खत्म हो जाता है, दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब दोनों अपने घर वापस आते हैं, दोनों के घर के परिजन इस बात से इतना काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि दोनों को ही अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद से श्रवण कुमार और समेस्ता इसी रावतसर में एक किराए का कमरा लेते हैं और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी श्रवण कुमार समेस्ता से शादी नहीं करता। अपना गुजारा करने के लिए श्रवण कुमार उसी इलाके में बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है। उन्हीं पैसों से अपना खर्च चलाना शुरू करता है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजरता है और 1 साल बाद समेस्ता एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आता है, इनके घर में खर्च बढ़ जाते हैं। घर में खर्च तो बढ़ जाता है, लेकिन आमदनी में इजाफा नहीं होता है। इस बात से लेकर के अब अक्सर श्रवण कुमार और समेस्ता में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि आखिरकार 1 साल का समय और समेस्ता के साथ में श्रवण कुमार गुजारता है और 1 साल के बाद अपनी पत्नी को इसी रावतसर में छोड़ करके और खुद सूरतगढ़
चला जाता है और सूरतगढ़ में ही जा करके एक नौकरी करता है और वहीं पे इत्मीनान से अपना ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देता है। इधर समस्ता अपने बच्चे को लेकर के काफ़ी परेशान होती है। बीच बीच में कभी 2-4 महीने पे 1-2 दिन के लिए श्रवण कुमार आता है समस्ता से मिल करके और फिर चला जाता है। देखते ही देखते लगभग 3 साल का जब समय गुजर जाता है, समस्ता का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। समस्ता अब आस पड़ोस में ही काम ढूंढना शुरू करती है और लोगों के घर में खाना बनाना शुरू करती है। आस पड़ोस में जो अधिकारी होते हैं उनके घर में भी सुबह शाम जा करके खाना बनाती है और अपने बच्चे की परवरिश करना शुरू करती है। अपने बच्चे का एक स्कूल में दाखिला भी करा देती है। एक दिन जब श्रवण कुमार घर पे आता है तो उसे मालूम चल जाता है कि दरअसल समस्ता अधिकारियों के घर में जा करके खाना बनाती है। जब इस तरह की बातें श्रवण कुमार को मालूम चलता है तो श्रवण कुमार समस्ता के ऊपर शक करना शुरू करता है कि अधिकारियों के घर खाना बनाने जाती होगी तो हो सकता है कि अधिकारियों के साथ में अपना बिस्तर भी शेयर करती होगी। इसीलिए श्रवण कुमार समस्ता को समझाता कि आज के बाद से तुम्हें किसी भी अधिकारी के साथ में इसलिए श्रवण कुमार समस्ता को समझाता है इसीलिए श्रवण कुमार समस्ता को समझाता है कि आज के बाद से तुम्हें किसी भी अधिकारी के घर खाना बनाने नहीं जाना है। लेकिन इस तरह की बातें जब श्रवण कुमार समस्ता से कहता है, इस पर समस्ता भड़क जाती है और कहती है कि अगर मेरे जीवन में तुमने दखल अंदाजी किया तो मैं तुम्हें काट करके फेंक दूंगी। जब इस तरह की बातें समस्ता श्रवण कुमार से कहती है तो श्रवण कुमार भी अपना सर नीचे कर लेता है और काफ़ी अपने आप को कोसता है। श्रवण कुमार को लगता है कि भले ही समस्ता मेरी पत्नी नहीं है लेकिन मेरे बच्चे की माँ तो ज़रूर है और मेरे बच्चे की माँ किसी दूसरे के साथ में कैसे सो सकती है। इसीलिए श्रवण कुमार अपने आप को ख़त्म करने के लिए इरादा बना लेता है। लेकिन जब अपने आप को ख़त्म करने का इरादा बनाता है तो फिर सोचता है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म क्यों करूं, क्यों ना मैं समस्ता को इस दुनिया से हटा दूं। और फिर समस्ता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। चूँकि श्रवण कुमार पढ़ा लिखा था, कानून के बारे में अच्छे से जानकारी रखता था, इसीलिए इस काम को अंजाम देने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है कि किसी को मालूम भी ना चले कि समस्ता की हत्या हुई है। इस काम को अंजाम देने के लिए एक्सीडेंटियल का षड्यंत्र बनाता है। लेकिन समस्ता का एक्सीडेंट कराने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत था। सूरतगढ़ में जहाँ पे श्रवण कुमार काम कर रहा था वहीं पे उसका दोस्त बनता है अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जो कि पेशे से एक ड्राइवर है। अपने अमरजीत सिंह दोस्त से ये पूरी षड्यंत्र के बारे में बताता है। अमरजीत सिंह भी श्रवण कुमार के ऊपर भरोसा कर लेता है, ये सोच करके कि श्रवण कुमार पेशे से एक वकील है, कानून की अच्छी जानकारी है, जो भी षड्यंत्र बनाया होगा बेहतर ही बनाया होगा। और इसी षड्यंत्र के तहत श्रवण कुमार सूरतगढ़ से चल करके रावतसर समस्ता के पास पहुंचता है 31 जुलाई से ठीक 3 दिन पहले। 30 जुलाई 2017 के रात में खाना वाना खा करके अपने बच्चे समस्ता के साथ में सोता है। लेकिन 31 जुलाई 2017 के सुबह में 3 बजे के आसपास ही श्रवण कुमार घर से निकल जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि 4 बजे समस्ता मंदिर के लिए निकलेगी और जा करके एक झाड़ी में छिप जाता है। उधर उसका दोस्त भी अमरजीत सिंह पिकअप लेकर के हाईवे पे खड़ा होता है। जैसे ही 4 बजे के आसपास समस्ता हर रोज़ के तरह मंदिर के लिए जब निकलती है, अपने दोस्त अमरजीत को इशारा करता है। जैसे गली में समस्ता जाती है, अमरजीत पीछे से पिकअप लेकर आता है और समस्ता के ऊपर चढ़ा देता है। समस्ता भी काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ जाती है। उसके बाद से अमरजीत उसके डेड बॉडी को अपने गाड़ी में ले जाता है, हाईवे के किनारे रोड पे फेंक देता है। श्रवण कुमार भी जा करके झाड़ी में छिप जाता है। लेकिन डेड बॉडी ठिकाने लगा करके अमरजीत सिंह जब झाड़ियों के पास श्रवण कुमार के पास पहुंचता है तो श्रवण कुमार फिर से उसके पिकअप में बैठ करके और उस घटनास्थल पर पहुंचता है समस्ता की डेड बॉडी की इंक्वायरी करने के लिए कि सचमुच में वो मर चुकी है कि नहीं। जा करके वहाँ पे चेक करता है। जब उसे लगता है कि समस्ता वाकई में इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, फिर वहाँ से अमरजीत गाड़ी लेकर के चला जाता है और श्रवण कुमार अपने घर में आता है और आकर के अब इत्मीनान से अपने बच्चे के साथ में सो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी श्रवण कुमार पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस इसी के तहरीर पे श्रवण कुमार उसके दोस्त अमरजीत सिंह को अपने कस्टडी में लेकर के इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।